This is part 4 of chapter 5, class 12 biology. In this video we'll discuss about the polygenic traits और quantitative inheritance और multiple factor inheritance. ये एक ही टॉपिक है, इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे. पॉलीजेनिक ट्रेट्स. पॉली का मतलब होता है मैनी, जेनिक का मतलब दैट इज़ वर्ड रिलेटेड टू द जीन से जो रिलेटेड होता है वर्ड. ठीक है, इट मीन्स मैनी जीन्स जो है उनके ट्रेट्स का मतलब होता है करेक्टर्स, तो वहाँ से ये वर्ड बना हुआ है. एंड क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस मतलब क्वांटिटी वाइज, तो जीन ज़्यादा नंबर में अगर प्रेजेंट होते हैं तो कैसे करेक्टर्स आते हैं प्रोजेनी में, उसके बारे में बताया हुआ है. या फिर हम उसको बोल देते हैं मल्टीपल फैक्टर, मतलब बहुत ज़्यादा फैक्टर्स, ज़्यादा जीन्स जो होते हैं एक ही फैक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके बारे में बताया कि इनहेरिटेंस कैसे होती है उसमें. The gene determined characters so far discussed have all been clear cut qualitative traits. ज़्यादातर जितने भी हमने जीन पढ़े हैं वो सारे क्या एक्सप्लेन करते हैं कि क्वालिटेटिव ट्रेट्स कैसे आएंगे, मतलब क्वालिटी वाइज कैसे करेक्टर्स आ रहे हैं. जैसे कि ग्रीन और येलो सीड्स होते हैं तो ये उसकी क्या है क्वालिटी बताई हुई है, क्वांटिटी के बारे में इसमें नहीं बताया हुआ. तो अब हम इसमें क्वान्टिटेटिवली इनहेरिटेंस कैसे होती है उसके बारे में स्टडी करेंगे. There are also a whole series of traits, including many of great economic importance, in which the differences are in degree only and are quantitative. So, in qualitative inheritable traits, phenotypic classes have also been distinct and easily separable from each other. मतलब अलग अलग क्लासेस उसमें हमने पढ़ी है क्वालिटेटिव इनहेरिटेबल ट्रेट्स में, और वो सारी एक दूसरे से क्या है सेपरेबल है, मतलब अलग अलग हम उनको पढ़ सकते हैं. दैट्स वाई उनको हम डिसकंटिन्यूअस बोलते हैं. हाउएवर जो क्वांटिटेटिव ट्रेट्स होते हैं वो कंटिन्यूस फैशन में प्रेजेंट होते हैं, लगातार हम उनको पढ़ सकते हैं, मतलब उनकी जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो कंटिन्यूस फैशन में ही एक्सप्रेस होती हैं. फॉर एग्जांपल ह्यूमन हाइट इज़ जेनेटिकली डिटर्मिन्ड ट्रेट. जेनेटिकली जीन्स के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि ह्यूमन की हाइट कितनी बढ़ रही है या कितनी नहीं. बट इफ़ वी अटेम्प्ट टू क्लासीफाई रैंडम सैम्पल ऑफ ह्यूमन हाइट इन अ पर्टिकुलर प्लेस, वी फाइंड दैट हाइट शोज कंटिन्यूस फिनोटाइपिक वेरिएशंस. जैसे कि हमने एक एग्जांपल इसमें बताया हुआ है कि क्लास में जैसे कि स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं तो वो क्या है कंटिन्यूस ही हाइट शो होगी ना. ये तो है नहीं कि थोड़ा सा पार्ट किसी और का ले लिया, थोड़ा किसी और का ले लिया तो हाइट निकल जाएगी, ऐसे नहीं होएगा. फ्यू अदर क्वांटिटेटिव ट्रेट्स आर इंटेलिजेंस, स्किन एंड आई कलर इन मैन, कलर and food yield in several plants and size in many plants and animals. So in this case our concept of simple Mendelian inheritance was reappearance of parental phenotype. मतलब जो पेरेंट के फिनोटाइप्स थे F1 और F2 में आ रहे जनरेशन्स में वो दोबारा से रीअपियर हो रही हैं, आर मॉडिफाइड इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन कंटिन्यूअस वेरिएशंस इन क्वांटिटेटिव करेक्टर्स. तो इसमें क्या एक्सप्लेन करा हुआ है, कंटिन्यूअस वेरिएशंस इज ड्यू टू द एडिटिव इफेक्ट ऑफ 2 और मोर जीन्स फॉर अ ट्रेट. मतलब एक करेक्टर के लिए जब हम 2 या 2 से ज़्यादा जीन्स यूज़ करते हैं तो वो कंटिन्यूअस वेरिएशंस होती हैं, और 2 से ज़्यादा जीन्स हो तो वो क्या देते हैं, अपना एडिटिव इफेक्ट देते हैं जो भी वेरिएशन प्रोड्यूस होनी है उसमें. तो उस ट्रेट को हम क्या बोल देते हैं, पॉलीजेनिक ट्रेट. एंड द टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होती है वो, और मल्टीपल फैक्टर इनहेरिटेंस भी बोलते हैं उसको. तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का, दैट इज स्किन कलर. क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस ह्यूमन बींग्स के स्किन कलर में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये इसका एक फैक्टर है. तो इसमें क्या होता है कि एक वाइट कलर ले लेते हैं और एक ब्लैक कलर ले लेते हैं. वाइट कलर को रिप्रेजेंट करा हुआ है स्मॉल a 2 बार, स्मॉल b एंड स्मॉल c. तो इसका मतलब होता है वेरी लाइट, और इसको ABC आगे हमने जो है एक एक जीन्स ले लिए, सेल्फिंग कर दी इसकी, एक एक जीन बाहर आ जाता है इसमें से, तो ये पेरेंट्स आ जाते हैं. ऐसे ही ब्लैक का लिया, ब्लैक का मतलब वेरी डार्क, वाइट का मतलब वेरी लाइट है और उसका वेरी डार्क, तो इसमें हम कैपिटल लेते हैं, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C. तो ये उसके हो गए गेमीट्स. क्या गेमीट्स निकल के आए हैं इसमें, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, इसमें कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C. तो अब हमने इन दोनों की जब क्रॉसिंग ओवर करवाई तो हमारे पास F1 जनरेशन आएगी, दैट इज़ कैपिटल A स्मॉल a, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c. अब जो A वाले हैं उनको इकट्ठा रखते हैं, B वालों को इकट्ठा रखते हैं, C वालों को इकट्ठा रखते हैं. ये नहीं कि पहले सारे कैपिटल लिख दिए पहले सारे स्मॉल लिख दिए, ऐसे नहीं करना, इकट्ठा रखते हैं उनको. अब ये जो आया करेक्टर इसमें सारे प्रेजेंट है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, इंटरमीडिएट. मतलब हाइब्रिड बन गया, बीच वाला आ गया, हाइब्रिड की जगह हम यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, इंटरमीडिएट.
देन उसमें आगे है, जैसे कि आगे हम पुनेट स्क्वायर बना के देख लेते हैं इसका। तो इसमें क्या करते होते हैं, एक चीज़ तो याद रखते हैं, यहाँ पे कमीट्स लिखते हैं मेल एंड फीमेल, इस तरफ हम मेल ले लेते हैं, इस तरफ हम फीमेल ले लेते हैं। और यहाँ पे जो भी सीक्वेंस हम यहाँ पे फॉलो करेंगे इस तरफ, वही सीक्वेंस हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। जैसे यहाँ पे लिया कैपिटल ABC, तीनों कैपिटल हैं, तो यहाँ पे भी सेम है। ऐसे ही हमने यहाँ पे क्या करा, एक एक करके सबको स्मॉल करके सारी जो सीक्वेंस है वो कंप्लीट कर लेंगे। कैपिटल A कैपिटल B स्मॉल C, ऐसे ही एक बार B को चेंज कर दिया, फिर B और C दोनों को चेंज कर दिया, फिर A को चेंज कर दिया। तो ऐसे इसके जितने सीक्वेंस बनते हैं हमने वो बना लेने हैं। पहले एक रो कंप्लीट कर लो, उसके बाद ये सेकेंड रो आप कंप्लीट कर सकते हो। तो ये बन जाएंगे। अब कितने बनेंगे और वो करेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, ये इसका हम ईजिली पता लगा सकते हैं। वो कैसे, जैसे कि यहाँ तो 8 इस तरफ दिए हुए हैं एंड 8 इस तरफ दिए हुए हैं, तो 8 इंटू 8 कितने हो गए 64। अब जो हमारे पास जो रेशियो आएगी वो हमारे पास 64 ही आएगी। तो ये इसको वेरीफाई करने का एक तरीका होता है। तो अब आगे क्या करते हैं, ABC इन दोनों को इकट्ठा कर लो। अब देखो अगेन सारे मिक्स कर देंगे हम पहले वाले दो को, तो कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C 2 बार आ गया, वेरी डार्क कलर। ऐसे ही ABC इन दोनों, इसको लिया और इसको लिया, तो ये वाला आ जाएगा। तो आप सारी ऐसे निकाल सकते हो। तो इसमें फिर नीचे उसके कैरेक्टर्स बताए हुए हैं कैसे होंगे। अगर तो सारे डोमिनेटिंग है तो क्या आ जाएगा, वेरी डार्क आ जाएगा, है ना। एक भी उसमें थोड़ा सा कम है तो डार्क आ जाएगा। फिर अगर दो ऐसे रिसेसिव दिए हुए हैं तो फेयरली डार्क आ जाएगा। तो ऐसे आप उसको लिख सकते हो। फिर उसके बाद अगर फिनोटाइपिक रेशियो जैसे लिखनी होती है तो उसमें के लिए हम क्या करते हैं, अब वेरी डार्क ब्लैक उसका कितना आया, 1 आया है। डार्क कितने आए हैं, 6 आए हैं। फेयरली डार्क 15, इंटरमीडिएट कितने आगे 20, फेयरली लाइट कितने आगे 15, लाइट कितने आगे 6, वाइट 1। तो इन सबको जब आप ऐड करोगे तो आपके पास जो रेशियो है वो 64 आएगी। तो ये है क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस ऑफ स्किन कलर इन ह्यूमन बींग्स। किसका ये एग्जाम्पल है, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। जब हम 2 या 2 से ज़्यादा जीन्स लेते हैं तो उसमें जब पुनेट स्क्वायर ऐसे बनाते हैं तो फिनोटाइपिक रेशियो जो है वो कैसी आती है वो हम इससे पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्लायोट्रॉपी। प्लायोट्रॉपी जो है वो 1 मार्क में डिफाइन पूछी जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सिंगल जीन फॉर मोर देन 1 फिनोटाइपिक इफेक्ट। मतलब एक जीन जो है, जैसे कि ये क्रोमोसोम है, इसके ऊपर ऐसे जीन्स लगे हुए हैं, तो ये जो जीन है सिंगल जीन, ये जीन बहुत सारे इफ़ेक्ट्स देता है, एक से ज़्यादा इफ़ेक्ट्स देता है। फॉर मोर देन 1 फिनोटाइपिक इफेक्ट ऑफन सीमिंगली अनरिलेटेड, जो रिलेट भी नहीं करते उससे, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, प्लायोट्रॉपी। जब सिंगल जीन में 1 से ज़्यादा इफेक्ट देता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं, प्लायोट्रॉपी। ये होता है एग्जाम्पल इसमें ड्रोसोफिला। एंड उसमें क्या था, म्यूटेंट प्लायोट्रॉपिक जीन था हेयरी विंग्स का, मतलब जो विंग्स थे उस पर हेयर्स थे थोड़े प्रेजेंट, तो कंट्रोल्स अपीयरेंस ऑफ सम ब्रिसल्स, तो उसकी वजह से उसके ऊपर ब्रिसल्स नहीं आ सकते थे ऑल ओवर द बॉडी एंड ऑफ एक्स्ट्रा लार्ज ब्रिसल्स एट वेरियस स्पॉट्स। तो ये किसकी वजह से हुआ, एक जीन की वजह से। तो ये आप इसका एग्जाम्पल दे सकते हो। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, दैट इज सिकल सेल एनीमिया। एन इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल ऑफ प्लायोट्रॉपी इज हेरिडिटरी डिसीज़। हेरिडिटरी डिसीज़ में माना जाता है सिकल सेल एनीमिया, और ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स में वैसे ये टॉपिक एक्सप्लेन करा होता है। तो सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है, एनीमिया मतलब खून की कमी आ जानी। तो उसमें जो हमें पता आरबीसीज की शेप जो है वो ऐसे स्फेरिकल होती है, तो स्फेरिकल होने की बजाय ये ओवल शेप की हो जाती है, सिकल लाइक ऐसे बहुत ही तीखी हो जाती है। तो जब ऐसी हो जाएगी तो वो ब्लड वेसल्स में पास नहीं, उनमें से पास नहीं कर पाएगी। तो जब ये पास नहीं करेगी तो ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से एनीमिया, खून की कमी आ जाती है। तो ये होता है क्या है, एक पर्टिकुलर जीन की वजह से होता है, अमीनो एसिड की वजह से होता है। तो ये हम आगे टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज़ पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस ये भी एक 2 या 3 मार्क्स में टॉपिक आता है। इसमें आपको एक डिफ़ाइन करनी है और इसके जो सिंबल्स होते हैं वो करनी है मेन। और वैसे तो ये प्रैक्टिकल का एक टॉपिक है। पेडिग्री एनालिसिस होता है कि आफ्टर द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडल्स द एरा ऑफ एनालाइजिंग इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ट्रेट्स इज ह्यूमन बिगिन। अब एक बार तो मेंडल ने डिस्कवरी कर दी थी सारी, जो भी कैसे करेक्टर्स आते हैं, कैसे इनहेरिटेंस होती है, सब कुछ उसने बताया। तो उसके बाद जो इसका एनालाइज करने का तरीका था ह्यूमन में, तो वो स्टार्ट हो गया था, करेक्टर्स कैसे आते हैं।
तो उसको स्टडी करने के लिए एक नया मेथड आया था, उसको हम पेडिग्री एनालिसिस बोल देते हैं। रिकॉर्ड ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ अ ट्रेट, किसी भी करेक्टर का इनहेरिटेंस हो रही है या नहीं हो रही, रिकॉर्ड रखने को इन सेवरल जनरेशंस ऑफ ए ह्यूमन फैमिली इज कॉल्ड पेडिग्री एनालिसिस, उसको बोलते हैं। द पर्सन फ्रॉम होम केस हिस्ट्री ऑफ अ पेडिग्री स्टार्ट्स इज कॉल्ड प्रोबेंड, जहाँ से जिस पर्सन से केस हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेंड। इफ द प्रोबेंड इज मेल इट इज कॉल्ड प्रोपोसिटी, इफ द प्रोबेंड इज फीमेल इट इज कॉल्ड प्रोपोसिटा। अगर मेल है तो प्रोपोसिटी बोलते हैं, अगर प्रोबेंड जो है वो फीमेल है तो वो प्रोपोसिटा बोलते हैं उसको। ये सिंबल्स दिए हुए हैं पेडिग्री एनालिसिस के लिए, सिंबल्स यूज इन द ह्यूमन पेडिग्री एनालिसिस। अगर तो मेल है और नॉर्मल है तो उसको हम स्क्वायर शेप से डिनोट करते हैं यहाँ पे, और फीमेल है तो नॉर्मल है वो भी सर्कुलर। सेक्स अनस्पेसिफाइड, मतलब मेल है या फीमेल है नहीं पता तो हम उसको ऐसे शेप में रखते हैं। देन उसके बाद अगर तीनों को लिखना है और तीनों डिसीज्ड हैं तो ऐसे फिलिंग कर देते हैं बीच में उसके, तो डिसीज्ड इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं। मेटिंग करवानी होती है, जैसे क्रॉस करवाते हैं वैसे मेटिंग करवाते हैं फीमेल और मेल की, तो ऐसे बीच में ब्रिज बना देते हैं इनके। डबल ब्रिज बना हो तो मीटिंग बिटवीन द रिलेटिव्स, मतलब जो आपस में रिलेटिव्स होते हैं उनके बीच में अगर करना हो, अगर तो डिफरेंट है दोनों तो सिंगल आता है, अगर रिलेटिव्स हैं तो डबल आ जाता है। देन उसके बाद नेक्स्ट आ गया ये वाला, पेरेंट्स अबव एंड चिल्ड्रन बिलो, मतलब यहाँ पे ऊपर पेरेंट्स को सिंबलाइज करा हुआ है यहाँ पे, और नीचे उनकी जब मीटिंग होगी तो मीटिंग होने के बाद जो उनके इंडिविजुअल्स आएंगे तो उनको ऐसे लिखा हुआ है। तो एक इसमें सिर्फ क्या निकला, फीमेल नॉर्मल है, और वो भी दूसरा कौन सा है, मेल नॉर्मल। देन नेक्स्ट वन है पेरेंट्स विद मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद डिसीज़, मतलब ऊपर पेरेंट्स है नीचे क्या है, चाइल्ड है और वो भी मेल है एंड दैट इज़ डिसीज्ड ऑल्सो, क्योंकि इसमें फिलिंग करी हुई है। तो उसके बाद अगर ऐसे बना हुआ है शेप और उसमें 5 लिखा हुआ है, इट मीन्स 5 अनअफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, 5 ऑफस्प्रिंग हुए हैं लेकिन वो अनअफेक्टेड है, कोई डिसीज़ नहीं है उनको। और अगर ऐसे बना हुआ है 2 इकट्ठे बने हुए हैं और ऐसे डॉट्स लगी हुई हैं तो इसका मतलब है ट्विंस डाइड इन इन्फेंसी, मतलब वो जब छोटे थे इन्फेंट से तभी दोनों ट्विंस जो थे वो तब उनकी डेथ हो गई थी बीच में। तो ये सिंबल्स यूज़ करते हैं उसके लिए, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। The pedigree analysis help us in giving information about genotype of an individual for the trait under investigation. तो इसे हम पता लगा सकते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि कौन सा जीनोटाइप होएगा इंडिविजुअल का जो कि जिसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है। इट इज़ यूजफुल इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म वेयर द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग इज स्मॉल, जिसमें कम ऑफस्प्रिंग्स होते हैं तो उसमें सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है तो हम इससे ईजिली एनालाइज कर सकते हैं। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द वर्ल्ड बी कपल्स रिगार्डिंग द डेंजर ऑफ सर्टेन जेनेटिक डिफेक्ट विच माइट रन इन देयर फैमिली, मतलब पिछला पुराना कोई ऐसा जो डिसीज़ है वो चलती आ रही है उसका पता भी हम इससे लगा सकते हैं। सो सम सजेशंस फॉर आइडेंटिफाइंग द कॉमन टाइप्स ऑफ सिंगल जीन डिफरेंसेस आर गिवन हियर, मतलब एक जीन के डिफरेंस होने की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं एक पेरेंट्स में या आगे उनके बच्चों में, तो ये हम इससे पता लगा सकते हैं। तो आगे कुछ एग्जांपल्स बताई हुई हैं सिंगल जीन डिफरेंसेस की वजह से। फर्स्ट है ऑटोसोमल डोमिनेंट, एन ऑटोसोमल डोमिनेंट विद रेगुलर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक पैटर्न विच इज़ ईजी टू रिकोगनाइज, मतलब इसमें एक स्पेसिफिक पैटर्न बताया जाता है कि जिससे हम इजीली पता लगा सकते हैं। द ट्रेट नेवर स्किप्स अ जनरेशन, जो करेक्टर है वो कभी एक जनरेशन नहीं छोड़ती। एंड द मैरिज बिटवीन अ नॉर्मल एंड अफेक्टेड इंडिविजुअल, एक नॉर्मल है दूसरा अफेक्टेड है, हु इज़ ऑलमोस्ट ऑलवेज हेट्रोजाइगस इफ द डिसीज इज़ रेयर, अगर बहुत ही डिसीज़ रेयर है मतलब कॉमनली नहीं पाई जाती और हमेशा वो हेट्रोजाइगस नेचर का हुआ है तो वो 1:1 रेशो देगा ऑफ नॉर्मल टू अफेक्टेड चाइल्ड, मतलब एक उसमें से नॉर्मल होएगा और दूसरा जो है वो अफेक्टेड चाइल्ड होएगा। अगर पेरेंट्स में से एक जो है वो नॉर्मल होएगा और दूसरा अफेक्टेड तो रेशो भी वो 1:1 में देगा। सेकेंड है ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या होता है, सिकल सेल एनीमिया जो भी हमने डिस्कस कर रहा था थोड़ा सा। ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल पेडिग्री इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई, तो अगर सिंगल पेडिग्री प्रेजेंट हो, सिंगल एक प्रेजेंट हो डिसीज़ किसी में तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। पर्टिकुलरली इट इज़ हार्ड टू डिस्टिंग्विश रिसेसिव फ्रॉम अ डोमिनेंट, मतलब रिसेसिव को डोमिनेंट से ही हम अलग नहीं कर पाते। विद अ लो पेनिट्रेंस एज बोथ फॉर्म अ करेक्टर स्किपिंग जनरेशन, मतलब दोनों ऐसे एक करेक्टर तो बनाएंगे कि जो जनरेशन को स्किप करता हो
छोड़ के, मतलब एक जनरेशन छोड़ के दूसरे में आता हो। सो रिसेसिव इनहेरिटेंस मे बी रिकोगनाइज्ड बाय, जो रिसेसिव वाले की इनहेरिटेंस है, मतलब या कोई डिसीज्ड है, तो हम उसको कैसे पता लगा सकते हैं? ग्रेट मेजॉरिटी ऑफ अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैविंग नॉर्मल पेरेंट्स, मतलब ज़्यादा मेजॉरिटी किसकी होती है कि जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स होते हैं उनके पेरेंट्स बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। सेकेंड, ऑल द चिल्ड्रन ऑफ टू अफेक्टेड पेरेंट्स बीइंग अफेक्टेड, मतलब अगर पेरेंट्स जो हैं वो अफेक्टेड हैं ऑलरेडी, तो उनके जो सारे चिल्ड्रन होंगे आगे वो भी अफेक्टेड होंगे। थर्ड, नॉर्मल ऑफ स्प्रिंग फ्रॉम अ मैरिज ऑफ अ नॉर्मल एंड अफेक्टेड पर्सन, मतलब एक नॉर्मल है और एक अफेक्टेड है पेरेंट्स में से, तो जो ऑफस्प्रिंग है वो भी नॉर्मल हो सकता है। 3:1 रेशो जो होती है नॉर्मल टू अफेक्टेड चिल्ड्रन ऑफ हेट्रोजाइगस पेरेंट्स, वो भी हो सकते हैं। तो ये 4 केसेस हैं उसमें दिए हुए हैं। जो थर्ड वन है एक्स लिंक्ड एंड डोमिनेंस। एक्स लिंक्ड मतलब फीमेल से रिलेटेड है। सो पेडिग्रीज शो अफेक्टेड मेल्स एंड नॉर्मल वाइव्स, मतलब जो मेल्स हैं वो अफेक्टेड हैं और वाइव्स जो हैं वो नॉर्मल होती हैं। ट्रांसमिटिंग द करेक्टर्स टू द डॉटर्स ओनली। तो एक्स लिंक्ड मतलब ये जो आया है, जैसे कि मेल है, मेल में दो होते हैं, एक एक्स होता है एक वाई होता है। अब मेल में ये वाला जो करेक्टर है वो फीमेल को रिप्रेजेंट करता होता है, ये वाला मेल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक्स के ऊपर ये वाला जो है अफेक्टेड है, ये वाला एक्स जो उसमें प्रेजेंट होता है मेल में वो अफेक्टेड होता है, जिसकी वजह से यही एक्स उसकी डॉटर में चला जाता है। डॉटर जो है उसका सेक्स कैसे पता लग गया? जैसे कि यहाँ पे एक्स था तो वो एक्स जो है वो डॉटर में आया, तभी उसका डबल एक्स बना है ऐसे। तो ये वाला एक्स जो था वो अफेक्टेड था। अब उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अनीमिया, जैसे कि ए इसके ऊपर लगा देते हैं तो ये एक इसके एक्स के ऊपर है, ए आ जाएगा। सो इट इज़ वेरी रेयर इन मैन, मतलब मैन में नहीं होता, लड़कियों में हो जाता है फिर। तो ऐसी भी एक डिसीज़ हो सकती है। नेक्स्ट इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव। अफेक्टेड मेल्स डू नॉट कम फ्रॉम अफेक्टेड फादर्स, मतलब अगर फादर अफेक्टेड हो तो ज़रूरी नहीं है कि जो मेल होंगे वो भी अफेक्टेड होंगे आगे आने वाले, बट फ्रॉम कैरियर मदर। लेकिन अगर मदर कैरियर हो बाय चांस, हु मे बी फर्दर आइडेंटिफाइड बाय अफेक्टेड फादर, और जो आगे अफेक्टेड फादर से आई हुई हो पहले, अंकल्स एंड ब्रदर्स हो जिसकी फैमिली में, तो वहाँ पे हो सकती है ऐसी। वाई लिंक्ड, such traits are of rare occurrence. This type of inheritance is characterized by having only males showing the trait. सिर्फ मेल्स में ही आती है ये प्रॉब्लम। All the sons of an affected person are affected in this case. तो उसमें जितने भी लड़के होते हैं उस पर्सन के, अफेक्टेड पर्सन के, वो सब में वो प्रॉब्लम आ सकती है। अब आगे इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो इसमें बताया हुआ है कि जैसे कि सिंपल हमने पहले क्या ले लिए, पेरेंट्स ले लिए। तो ये 2 तरह के पेरेंट्स हैं, एक तो दिखाया है दोनों नॉर्मल है, और इसमें क्या दिखाया हुआ है कि जो मेल है वो क्या है, डिसीज्ड है, अफेक्टेड है। ठीक है, तो अब जब हमने नॉर्मल पेरेंट्स लिए तो नॉर्मल पेरेंट्स में ये वाला सारा आ जाएगा क्रॉस। तो इसमें सेकेंड जनरेशन में क्या आ जाते हैं, मेल और फीमेल आगे जैसे, या फिर दोनों मेल्स आगे, या फिर एक फीमेल आ गई और एक यहाँ पे मेल आ गया। तो ये सारे नॉर्मल हुए हैं। अब मेल और फीमेल जो नॉर्मल थे उसमें से आगे एक ये सेक्स आ गया, एक अन्य मतलब सेक्स जो है वो पता नहीं है कौन सा है, मेल है या फीमेल है, दूसरा जो है वो फीमेल है। तो ये आगे सिंबल्स भी इसके दिए हुए हैं, ये मेल फीमेल, देन सेक्स अननोन जब पता ना हो मेल है या फीमेल, एंड देन अफेक्टेड वाले। और अगर नॉट अफेक्टेड हो तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे जैसे रिप्रेजेंट करा हुआ है, और इन्फेंसी में डाइड हो और ट्विन्स हो तो ऐसे आ जाते हैं वो। अब यहाँ पे जो दूसरा क्रॉस है वो बताया हुआ है फॉर द अफेक्टेड वन एंड द नॉर्मल वन। अब जब अफेक्टेड मेल हो और फीमेल नॉर्मल हो तब क्या होता है, तो दोनों जो फीमेल होंगी वो भी अफेक्टेड होंगी, दोनों मेल नॉर्मल होंगे, और एक फीमेल एंड और एक मेल ये दोनों नॉर्मल होंगे। अब क्या होएगा कि एक यहाँ पे जो फीमेल थी अफेक्टेड थी और यहाँ पे नॉर्मल मेल इस क्रॉस से आया था, तो अगर हम इन दोनों की क्रॉसिंग ओवर करवाएं तो यहाँ पे क्या होएगा, 2 नॉर्मल होंगे, एक जो होएगा दैट इज़ अफेक्टेड वन, अफेक्टेड फीमेल होएगी वो। यहाँ पे जो 6 नंबर पे छोटा स्फीयर बना हुआ है दैट इज़ डाइड इन इन्फेंसी, मतलब वो पैदा होने से पहले ही मर जाता है जैसे छोटा होता है जब, और यहाँ पे अफेक्टेड मेल आ जाएगा एक। तो इस क्रॉसेस, इससे हमें पेडिग्री एनालिसिस से हम इजीली पता लगा सकते हैं कि कौन सी जनरेशन में कैसा रिकॉर्ड है बन रहा है, पूरा केस हिस्ट्री उसकी हम स्टडी कर सकते हैं। क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस।
जब मेंडल के लॉज ऑफ इनहेरिटेंस की डिस्कवरी हुई तो साइंटिस्ट टर्न नेचुरली टू द प्रॉब्लम्स ऑफ मैकेनिक्स ऑफ द प्रोसेसेस दे ऑब्जर्व। तो वो सारी प्रॉब्लम्स देखने लग गए जो नेचुरली होती हैं उसमें स्टडी करने में। सो द व्हाट ऑफ अर्लीस्ट 20th सेंचुरी रैपिडली गेव वे टू अ कंसर्न विद हाउ, मतलब ये सब कुछ कैसे हो रहा है। तो सर्टन एंड बॉवरी जो थे उन्होंने 1902 में क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस निकाली। उन्होंने कहा कि ये जो सब कुछ हो रहा है जीन्स का जो भी हो, तो जीन्स तो क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं। तो क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ, उन्होंने क्रोमोसोम को एज अ बेस यूज़ करा इनहेरिटेंस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए। कंपैरिजन ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस, तो इसमें उन्होंने क्या करा, माइटोसिस एंड मियोसिस इसका कंपैरिजन करके देखा। माइटोसिस क्या होती है, इक्वेशनल डिवीजन, मियोसिस होती है रिडक्शनल डिवीजन। तो क्रोमोसोम्स में उन्होंने करके बता दिया कि कैसे हो रहा है ये। माइटोसिस ली एक तरफ मियोसिस है। तो ये जो है बताया हुआ है दैट इज़ द क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर है जैसे ये। तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर ऐसे होता है एंड उसमें उन्होंने आर्म्स ली हुई हैं ऐसे क्रोमोसोम्स की। वैसे तो ये 4 होते हैं ऐसे, तो सिंगल आर्म ली हुई है। तो सिंगल आर्म जब लेते हैं तो ये बीच में जो इनको ज्वाइन करता है इसको हम बोल देते हैं सेंट्रोमियर। दोनों तरफ दिया हुआ है ये। तो 4 आर्म्स यहाँ पे हैं, 4 यहाँ पे है। क्रोमोसोम की डबलिंग होगी। जब डबलिंग होती है तो जितनी होती है प्रेजेंट वैसी हो जाती है। जैसे कि ये 3 पूरी थी, 2 पूरी थी इसमें से, और ये जो थी वो हाफ थी। तो हाफ ये कंप्लीट हो जाएंगी, लेकिन डबलिंग तो हो रही है। यहाँ पे 4 हो जाएंगी, यहाँ पे भी 4 हो जाएंगी। सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी हो गया। अब ये जो वाइट और ब्लैक है ये क्या है, इसमें जो ब्लैक क्रोमोसोम्स है वो एक पेरेंट से आया हुआ है और जो वाइट है वो दूसरे से आया हुआ है, मतलब क्रॉसिंग ओवर करवाई हुई है। जैसे सपोज करो जो ब्लैक है वो फादर का है और वाइट वाला जो है वो मदर का है, तो वैसे क्रॉसिंग ओवर करके बताया हुआ है। नेक्स्ट, अब सेंट्रोमियर है, माइटोसिस हो रही है, मियोसिस हो रही है, क्रोमोसोम की डबलिंग होगी। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, सेल डिवीजन होनी स्टार्ट हो जाएगी माइटोसिस में। अब पहले हम माइटोसिस की स्टडी कर लेते हैं। सेल डिवीजन हुई, सेल डिवीजन में क्या होएगा कि एक आर्म जो है ऐसे ही आ जाएगी और 2 डॉटर्स बन जाएगी। सेल डिवीजन का मतलब होता है माइटोसिस होना। अब इसमें यहाँ पे इक्वेशनल डिवीजन हुई। इक्वेशनल मतलब दोनों में इक्वली पार्ट जो है वो डिवाइड हो गया। फिर यहाँ पे अगेन इसी पार्ट में जब जो वो डॉटर्स बन गई, डॉटर्स में अब क्रोमोसोम डबलिंग होनी है, सेम वैसी पार्ट बन गए, डबल हो गए वो। फिर 2 से कितने बनेंगे डबलिंग होने के बाद, ऐसे ही 4 बन जाएंगे एंड सो ऑन। ईच सेल रिटेन्स द नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर। जब भी सेल्स बनेंगे हर एक में नंबर आप देख रहे हो जो स्टार्टिंग में लिया था वही आ रहा है। तो इसमें क्या इक्वल डिवीजन हो रही है, जितना पहले लिया था उतना ही एंड तक जा रहा है हर एक सेल में बराबर। तो इसको हम इक्वेशनल डिवीजन बोल देते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है मियोसिस का। अब क्रोमोसोम डबलिंग यहाँ पे होगी थी, क्रोमोसोम की अब पेयरिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, वाइट ब्लैक। तो ये दोनों सिमिलर थे, इनकी होगी और एक ये वाले की होगी। अब सेल डिवीजन होएगी। सेल डिवीजन में क्या होता है कि जैसे कि ये वाला एक है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है, जैसे ये और ये ब्लैक वन यहाँ पे एक साइड पे आ गए, दूसरे एक साइड पे आ गए। तो ये एक जैसे तो नहीं है, स्टार्टिंग में हमने कुछ और लिया था, यहाँ पे कुछ और लिया है, राइट। तो अब इसमें क्या हो रहा है, फिर आगे हमने सेल डिवीजन करी यहाँ पे। जब ये सेल डिवीजन होएगी तो ये और हाफ रह जाएंगे, मतलब ये 2 में डिवाइड हो गए, ये भी आगे 2 में डिवाइड हो गए। तो इसलिए इसको ये कम हो रहे हैं, डबल होने के बाद ये कम हुए हैं, इस वजह से इसको हम रिड्यूस कह देते हैं, रिडक्शनल डिवीजन बोल देते हैं। ऐसे ही आगे ये जो हैं चारों के चारों ये स्पर्म्स बन जाएंगे। ईच स्पर्म सेल हैज़ हाफ द नॉर्मल नंबर। और हर एक स्पर्म सेल में क्या होता है, नॉर्मल नंबर से हाफ होता है। ऊपर हमने क्या लिए थे, डबल लिए थे, यहाँ पे क्या हो गया, हाफ रह गए हर एक में। तो इसको क्या बोल देते हैं, मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन। माइटोसिस में बिल्कुल सेम आया था, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। तो इस तरह से सर्टन एंड बॉवरी ने क्रोमोसोम्स में स्टडी करा था थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को, मतलब ऐसे वो इनहेरिट होते हैं। सर्टन एंड बॉवरीज आर्ग्यूमेंट्स, तो जब उन्होंने क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ हेरिडिटी स्टडी कर ली तो आर्ग्यूमेंट्स किए उन्होंने इस थ्योरी के ऊपर, थोड़ा देखा कैसे हो रहा है ये। तो सिंस द स्पर्म एंड एग सेल्स प्रोवाइड द ओनली ब्रिज फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर, सिर्फ वो एक ब्रिज प्रोवाइड कर रहे हैं स्पर्म और एग सेल्स में, ऑल हेरिडिटरी कैरेक्टर्स मस्ट बी कैरिड इन दैम, सब सारे कैरेक्टर्स तो उनमें ऑलरेडी प्रेजेंट है वहाँ पे। सेकेंड, द स्पर्म सेल लूज प्रैक्टिकली ऑल देयर साइटोप्लाज्म, जितने भी स्पर्म सेल होते हैं वो तो कम हो रहे, रिड्यूस हो रहे हैं, तो अपना साइटोप्लाज्म वो खो देंगे इन द प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन एज कैन बी सीन बाय ऑब्जर्वेशन अंडर द माइक्रोस्कोप। सिंस द स्पर्म कंट्रीब्यूट्स एज मच टू हेरिडिटी एज डज द एग,
तो जो स्पर्म है वो ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है एग से ज़्यादा, सो हेरिडिटरी फैक्टर्स मस्ट बी कैरिड इन द न्यूक्लियस। तो हेरिडिटरी जो फैक्टर्स हैं वो सारे उसके न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होने चाहिए। क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन पेयर्स सो एज अ मेंडेलियन फैक्टर्स। जो क्रोमोसोम्स हैं वो हमेशा पेयर्स में पाए जाते हैं क्योंकि वो मेंडेलियन फैक्टर है एंड दैट आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स। Union of sperm and egg each with its single set of chromosomes re-establish for the new organism। जब यूनियन होती है दोनों की तो वो न्यू ऑर्गेनिज्म जो है इस्टेब्लिश कर देते हैं। सो द होल नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर 2 सेट्स प्रेजेंट हैं प्रीवियसली सीन इन द बॉडी सेल्स ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म तो उतने ही आएंगे उसमें। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोसोम डिवाइड एक्यूरेटली। सेल डिवीजन के दौरान वो एक बिल्कुल एक्यूरेटली डिवाइड करते हैं। सो दिस गिव्स द आइडिया दैट जीन्स आर कैरिड ऑन क्रोमोसोम। तो इससे क्या पता चलता है कि जो क्रोमोसोम है उनके ऊपर क्या प्रेजेंट है, जीन्स। जैसे कि ये ऐसे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं तो यहाँ पे ऐसे जीन्स लगे हुए हैं। द क्रोमोसोम सेग्रीगेट एट मियोसिस। मियोसिस में जाके वो अलग अलग होते हैं। सो इट मीन्स दैट मेंबर्स ऑफ ईच पेयर सेपरेट एंड गो टू डिफरेंट सेल्स। मतलब मियोसिस के टाइम पे वो अलग अलग होगी तो हर एक जो पेयर होता है वो डिफरेंट सेल्स में चला जाता है। मेंडेलियन फैक्टर्स ऑल्सो सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स। तो जीन्स जो हैं वो भी सेपरेट हो जाते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर क्रोमोसोम पेयर। अगर मतलब जो क्रोमोसोम पेयर है ये वाला जैसे 4 प्रेजेंट है तो ये अलग से होएगा, ये अलग से होएगा। मेंडेलियन जीन्स ऑल्सो सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। जीन्स भी ऐसे ही अलग से सेग्रीगेट होते हैं। अगर दूसरी तरह से बात करी जाए तो क्रोमोसोम्स जो है वो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को ओबे कर रहा है बेसिकली। थैंक यू फॉर मोर वीडियोस। सब्सक्राइब टू द चैनल साइंस विद।